नमस्कार साथियों, मैं प्राध्यापक भोसले KR, तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय बारामती। साथियों, आज हम हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 8, इसका शीर्षक है तत्सत और इसका अर्थ है कि वही सत्य है। इसके लेखक कहानीकार है जैनेन्द्र कुमार। साथियों, कहानी को देखने से पूर्व हम ये जो जैनेन्द्र कुमार है, लेखक है, उनका परिचय देखते हैं ताकि उन पर किन विचारों का प्रभाव है, किस वातावरण में वो पले बड़े हैं, क्या क्या उन्होंने जीवन में किया है। देखते हैं तत्सत के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय। लेखक परिचय। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। देखिए, बहुत सारे हिंदी के लेखक हैं कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, बहुत सारी नौकरियां छोड़ दी अंग्रेज़ों की, और वो आज़ादी के आंदोलन या स्वतंत्रता सेनानी बन गए। तो ये जैनेन्द्र कुमार जी हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और शिक्षा जो है वो छोड़ दी है। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब देखिए, मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक मनोविज्ञान पर विचार करके लिखने वाले ऐसे जो लेखक हैं, ये मन की अतल गहराइयों में जाकर उसके बारे में लिखने वाले हिंदी में ऐसे लेखक हैं, लेकिन ये उसके प्रवर्तक हैं। उन्होंने पहली बार ऐसी पाजेब वगैरह ये जो कहानियाँ इस प्रकार मनोविज्ञान पर आधारित लिखी है। अब ये मनोविश्लेषणात्मकता का दौर जो है, सार्त्र, एडलर, ह्यूम और बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अपना सहयोग दिया है। ये जो वाद है मनोविश्लेषणात्मक, एक अलग ही प्रकार का है और वो साहित्य में भी वो दिखाई देता है। फ्रायड भी उसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत सारे संशोधन फ्रायड ने भी किए हैं। तो आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्वों को जगाती हैं जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती हैं। अब इनकी कहानियाँ जो है ऐसे किसी न किसी ठोस मूल विचार तत्वों को जगाती है, जो जीवन की समस्याओं की अतल गहराई में जो सोई है उसको जगाती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई और ऐसे जो महान लेखक है उसकी मृत्यु जो है 1988 में हुई है। अब उनकी कृतियों को देखते हैं। त्यागपत्र, कल्याणी, ये उनके उपन्यास है। त्यागपत्र अगर आप देखेंगे तो ये नायिका प्रधान उपन्यास है, नायक प्रधान नहीं है। कल्याणी
ये भी उसी प्रकार का उपन्यास है। पाजेब वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ये उनके कहानी संग्रह है। पाप और प्रकाश, ये नाटक। मेरे भटकाव, ये और वे, ये संस्मरण साहित्य है। साहित्य और संस्कृति, आलोचनात्मक, ये उनकी किताब है। आदि साहित्य उन्होंने जो है वो लिखा है। अब विधा परिचय की ओर बढ़ते हैं। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। अब साहित्य के प्रकारों में गद्य, पद्य और गद्य में बहुत सारे और भी टाइप्स आ जाते हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र आदि बहुत सारे गद्य साहित्य में लिखे जाते हैं। तो ये कहानी जो है गद्य साहित्य की बहुत ही रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है, क्योंकि हम 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद 5-10 मिनट में उसकी स्टोरी बताते हैं। कहानी भी उसी प्रकार है। बृहत्तम उपन्यास या बहुत बड़ा लिखने के बजाय संक्षेप में अगर उसे कहा जाए तो उसे कहानी कहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे तत्व जो है कहानी के उसमें होने चाहिए। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। कहानी क्या करती है? तो मानव की संवेदना को अभिव्यक्त करती है, प्रेजेंट करती है, और जीवन का जो सत्य है उसे प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। अब कहानी तो मनोरंजन करती भी है, लेकिन साथ साथ किसी घटना का चित्रण करना भी कहानी की एक विशेषता जो है वो रही है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। अब देखिए, मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्या आ ही जाती है। वह उसका समाधान खोजता है, ढूंढता है। कहानियों में ये उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य होता है। अगर हम आज के दौर को देखें तो आए दिन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रेस मीडिया पर जो समाचार पढ़ते हैं, इसमें समाज में कितनी कुरीतियाँ हैं, कितनी रूढ़ियाँ हैं, उसमें अंध बन जाते हैं। आडंबर कितना मचाते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और इन सारी बातों को समाप्त करके एक आदर्श समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य रहा है। ये हर अच्छे इंसान जो सदाचारी है, नैतिकता को मानने वाला है, अच्छे विचारों वाला है, ये एक अच्छे समाज की कल्पना हमेशा करता है, और ऐसा ही समाज वो चाहता है जो हमारे संतों, महापुरुषों, राष्ट्रमाताओं ने इसके बारे में बहुत बार पहल की, लेकिन लोग उनका जय जयकार करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। बल्कि उनके विचारों का जागरण करना चाहिए और एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए। ये हमेशा कहानी का भी उद्देश्य रहा है। पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। ये प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीक उसके जैसा। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मनुष्य ने तो प्रगति की है, उसने बुद्धि का विकास किया, शक्ति अर्जित की है, और ज्ञान का तो उसे बहुत अहंकार है, और इस अहंकार में वो अपने सामने
किसी को मानता ही नहीं है, वही सबसे श्रेष्ठ ये मानकर वो चलता है। यानी कि वो अपने अहंकार में चूर और समझ स्वयं को सबसे बड़ा और श्रेष्ठ समझने लगता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे पशु पक्षी इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। और इस कहानी के द्वारा जो है जैनेन्द्र कुमार जी ये बताना चाहते हैं कि इस धरती पर जितने भी सारे पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य जितने भी है, हर एक का अपना अपना अस्तित्व है और वो महत्वपूर्ण भी है, उसका महत्व है। अगर प्रकृति ने उसे जन्म दिया है तो बिल्कुल वो महत्वपूर्ण है ही। हम कौन उसे नकारने वाले हैं। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। कितनी भी मनुष्य ने प्रगति की हो, कितना भी आविष्कार किया हो, लेकिन सभी का अस्तित्व जो है इस सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। सर्वशक्तिमान वो जो शक्ति है उसके अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। यही सृष्टि का अंतिम सत्य जो है यहाँ पर बताया गया है। साथियों, यहाँ पर परिचय समाप्त हो जाता है और हम तत्सत यानी कि वही सत्य है ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ना आरंभ करते हैं। एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे। वे पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, टोह खोज में, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होती थी, दहशत डर। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाँव में उन्होंने वास किया, विश्रांति ली, थोड़े रुक गए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। देखिए दो शिकारी जो है ये बहुत गहना जंगल है। पुराने शिकारी थे, वो पहुंच गए शिकार की खोज में, ढूंढते हुए दूर दूर तक घूमे। ऐसा घना जंगल उन्हें कहीं नहीं मिला था और देखते ही वो दहशत में आ गए और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वो एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने कहा, ओह ये बहुत भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, कितना घना भी है। कुछ देर बाद कर विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा अभी तुम्हारी छाव में ये कौन थे। गए बड़ ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो। शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा, पहले कभी नहीं देखा उन्हें। अब देखिए जब ये शिकारी उस वन में थोड़ी देर बात करने लगे और कहा कि ये कैसा बड़ा ये वन है, भयावना है, वो थोड़ी देर विश्राम करके वो शिकारी आगे चले गए। लेकिन वहाँ पर खड़ी शीशम के पेड़ ने बड़ दादा यानी कि बड़ जो है ये बहुत पुराना हमारे दादा की तरह जो है ये पेड़ है और शीशम जैसे उसके नवासे है। तो शीशम ने पूछा कि अरे दादा ये तुम्हारी छाव में जो बैठे थे वो कौन थे, गए अभी। और बड़ कहता है कि हाँ वही, तुम नहीं उन्हें जानते हो। शीशम ने कहा कि नहीं, वे बड़े अजब मालूम देते थे। कौन थे दादा, पहले कहते कि इन्हें कभी नहीं देखा था। दादा ने कहा,
जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे चलते कैसे हैं, अपने तने की दो शाखों पर ही चलते चले जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह है। अब देखिए शीशम ने कहा कि अरे ये लोग इतने ऊंचे यानी कि बोने टिंगू रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते यानी कि उनकी हाइट बढ़ती नहीं क्यों दादा? दादा कहते कि अरे हमारी तरह या तुम्हारी तरह उनमें जड़ें नहीं होते। जड़ें यानी कि उसकी जड़ जिससे वो पानी या जो है जीवन रस धरती से या जमीन से सोख लेते हैं, उस प्रकार की जड़ें उनमें नहीं होती है। फिर तो वो कैसे बढ़ जाएंगे? और ऊपर से इधर उधर चलते भटकते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते कैसे हैं, कैसे जीवित रहते हैं। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, ये बताओ कि किस वन को भी देखा है? किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा हाँ, सुना तो मैंने भी था। वो वन क्या होता है? अब देखिए कहानी में यहाँ पर जो है ये प्रतीकात्मक कहानी है। तो ये बबूल बड़ दादा और शीशम बात करते हैं। उतने में बबूल ने कहा, बबूल का पेड़ है तो उसमें छोटी छोटी पत्तियां होते हैं, कांटे होते हैं, और हवा उसमें बिल्कुल रुकती नहीं है, छिनकर चली जाती है। तो उसने कहा, दादा अरे तुम तो बहुत दिन देखे हैं, ये बताओ तुमने वन जैसे किसी आदमी को देखा है क्या? वन बहुत भयानक है। तुम उस भयावने वन को देखा है? यानी कि ये सारे जो पेड़ है, ये वन को कोई ऐसा प्राणी है, कोई ऐसा जीव है जो बहुत ही भयानक है और उससे सभी डरते हैं। शीशम भी कहता है कि हाँ दादा, वो कुछ तो बातें ऐसे ही करते हैं, मैंने सुना है। ये वन क्या होता है? देखिए यहाँ पर चित्र में एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है, बबूल का है, शीशम के है, नीचे घास फूस है, सिंह है, और एक तरफ सांप है, ऊपर पंछी है शाखाओं पर बैठे। ये हरा भरा घना एक जंगल दिखाई देता है, और यहाँ पर दो शिकारी जो है वो भी दिखाई देते हैं। यानी कि ये प्रतीकात्मक चित्र बनाया है। बड़दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वो शेर चीतों से भी डरावना होता है। बड़दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। तो वह आगे की बात है कि बड़दादा ने ये बबूल शीशम के साथ बात चल रही है, तो उसने बड़ ने कहा, क्या रे भाई, सच पूछो तो मेरी बहुत उम्र हो गई है, लेकिन वन जैसा कोई जानवर आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने तो जंगल में बहुत सारे जानवरों को देखा है, जैसे बाघ, सिंह, चीता, हाथी, भालू, भेड़िया, लेकिन वन नामक कोई जानवर आज तक नहीं देखा। फिर एक ने कहा कि मालूम होता है कि ये वन जो है बहुत भयानक और खतरनाक, डरावना ये जानवर है। लेकिन बड़दादा कहते, यार हमारी तो सबसे प्रीति है,
हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। बबुल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर ये आदमी वन को भयावना बताते थे, जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। दादा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वो जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। अब आगे देखिए कि ये बड़दादा है, बुजुर्ग है। फिर उससे ये बात चल रही है शीशम की, बबुल की। तो बबुल ने बात छेड़ी कि दादा, तुम कहते हो सबकी सब प्रीति है हमारी, लेकिन प्रीति की बात नहीं है। मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी जो है ये किसी भयावने वन की बात कर रहे थे, जरूर वो चीतों से बढ़कर होगा। दादा कहते, सो तो होता ही होगा, लेकिन एक आदमी जो है एक टूटी सी टहनी पेड़ की जो है उसके आगे आग की लपेट छोड़कर चीता, शेर, कितने भी खतरनाक जानवरों को मार देता है। ऐसी लाशें हमने कहीं देखी है, लेकिन वन की लाश हमने कहीं नहीं देखी। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आस पास के पेड़, साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूँ। पोला यानी अंदर से खोखला, पोकड़। मैं बहुत जानता हूँ। तो इनमें दादा वगैरह ये बातचीत बबुल के साथ चल रही है। तो बताते हैं कि एक मनुष्य जो है एक टहनी और उसके आगे आग की लपेट छोड़कर किसी भी चीता जैसे भयानक जानवर को भी मार देते हैं, भेड़ियों जैसे। लेकिन उस वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। ये सारे जो पेड़ है आसपास जितने भी थे, ये सारे पेड़ जैसे साल, सेमर, सीरस, उस बातचीत में उन्होंने भी हिस्सा ले लिया था, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ आता पता बिल्कुल नहीं था। फिर भी सबके मन में एक वन के प्रति शिकारी की बात सुनकर एक डर बैठा था। लेकिन वहाँ पर जो खड़ा बाज था उसने कहा आवाज़ देकर, अरे मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बास ने रीति आवाज़ से कहा, रीति आवाज़ खाली आवाज़ में कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 छी कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। बड़दादा की वाणी से जो है गंभीर बात उनके मुंह से इस बात के प्रति निकल गई, यार तुम इतना ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तीखा बोलते हो, लेकिन ये बताओ कि तुमने वन को कहीं देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं, लेकिन मालूम होता है, बास रीति आवाज़ में कहता है कि शायद मेरे भीतर रिक्त में वन 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 कहती हुई हवा घूमती रहती है, पर वो ठहरती नहीं है। शायद इसलिए मुझे पता नहीं है। ये जो है ये बात जो है वहाँ पर बड़दादा और अन्य शीशम, सीरस, सेलम, बबूल जो है इन पेड़ों को बता रहा है। दादा के कहने पर, बड़दादा के कहने पर ये बातें वो बता रहा है। साथियों,
ये प्रतीकात्मक जैनेंद्र जी की कहानी है। और आगे हम अगले क्लास में इसे देखेंगे। अगर आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न आपके मन में उपस्थित हो, तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।